हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी अपवर्तन प्रकाश का, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में थोड़ा सा अपवर्तन संबंधित चीज़ों को समझा था, दूसरे वीडियो में अपवर्तनांक को क्लियर कर दिया था और मैंने बोला था प्रिज्म को अगले वीडियो में लेंगे, है ना। हालांकि बोला था अगले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन उस समय थोड़ा वो भारी हो जाएगा, अभी समझना आसान रहेगा। तो आज प्रिज्म को ख़त्म करते हैं, लेंस को ख़त्म कर देते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक होगा। उम्मीद रखिए बहुत सारा टॉपिक आज कवर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म कहेंगे किसको। ये जो संरचना आप देख रहे हैं छोटा सा, ये प्रिज्म का संरचना है। प्रिज्म किसको कहते हैं? दुनिया में वो कोई सा भी पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, जो एक कोण पर दो पारदर्शक, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक कोण है, कोई एक एंगल है, एक एंगल पर दो सतहों के बीच यदि पारदर्शी पदार्थ को भर दीजिएगा ना तो वो प्रिज्म बन जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए कि ये एक सतह इधर का, एक सतह पीछे का, इन दोनों का ये सतह बना हुआ है और इन सतहों के बीच में कांच भरा हुआ है। सामान्य प्रिज्म कांच का बना हुआ रहता है, तो इसको हम प्रिज्म कह सकते हैं। बोलेगा क्या सर, दो प्लास्टिक ले लें, पारदर्शी पदार्थ प्लास्टिक, उसको ऐसे करके हम लोग त्रिभुज टाइप में बना दें, क्या वो भी प्रिज्म होगा? बिल्कुल वो भी प्रिज्म होगा। क्या पानी को हम एक ऐसे शेप में बना दें, क्या वो भी प्रिज्म होगा? तो पानी भी आपका प्रिज्म होता है, पानी का बूंद तो वैसे भी प्रिज्म होता है। तो आप याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो दो अपवर्तक सतहों के बीच, अपवर्तक सतह जिसमें अपवर्तन हो सके, दो अपवर्तक सतहों के बीच यदि कोई पारदर्शी पदार्थ भर दिए हैं तो ऐसे संरचना को हम लोग त्रिभुज प्रिज्म कहेंगे। ऐसे संरचना को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। अब प्रिज्म में अपवर्तन में हम लोगों को देखना क्या है, एक और दो चीज़ जान लीजिए। बोले सर ये बनाया कैसे जाता है? मैं देखिए सिंपल यहाँ बता देता हूँ। एक आप त्रिभुज बनाएंगे, इधर का थोड़ा छोटा रखना, इधर का थोड़ा बड़ा कर देना, ऐसे त्रिभुज बना लेना, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही करना। एक छोटा रखना, ओ टेढ़ा बना दिए, कोई बात नहीं। एक छोटा रखना है, दूसरे को थोड़ा बड़ा रखना है, इसको ऐसे कर देना। ऊपर को ऊपर से मिलाना, नीचे को नीचे से मिलाना, इसको डॉटेड लाइन से मिलाना है, तो ये आपका प्रिज्म बन के तैयार हो जाएगा। प्रिज्म से संबंधित, प्रिज्म में मैंने क्या बोला कि दो अपवर्तक सतह होगा, अपवर्तक सतह होगा, सतह होगा, ये एक सतह पीछे वाला, एक सतह आगे वाला, दो अपवर्तक सतह होगा। उसके बीच में, सतहों के बीच में पारदर्शी पदार्थ भरा होगा, ठीक है ना। दो अपवर्तक सतह होगा, उसके बीच आप क्या भरा होगा? पारदर्शी पदार्थ भरा होगा, और ये दोनों सतह एक निश्चित कोण पर होंगे, एक कोण पर स्थित होंगे। तो ऐसी संरचना को हम लोग प्रिज्म कह देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म में ध्यान से सुनिएगा, प्रिज्म में दो अपवर्तक सतहों के बीच का जो ये एंगल होता है ना, इसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये वाला जो है हमारा, इसको ए से सूचित करेंगे, इसको प्रिज्म कोण कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया प्रिज्म कोण। ध्यान से देखिए क्या होगा। प्रिज्म कोण किसको कहेंगे? दो अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहेंगे। कोई सा भी आप ले लीजिए, ये वाला, इधर वाला, इधर वाला। हाँ, एक सामान्य प्रिज्म के बारे में जानकारी याद रखिए। जो हमारे पास नॉर्मली सिंपल प्रिज्म होता है, इसका ना ये समबाहु त्रिभुज से बना होता है। अभी समझाते हैं त्रिभुज यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको। एक प्रिज्म में संरचना पे थोड़ा सा बाद में जाते हैं, पहले आप देख लीजिए प्रिज्म कोण किसको कहेंगे। दो अपवर्तक सतह के बीच का कोण, दो अपवर्तक सतह के बीच का कोण हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा। एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, ध्यान से देखिए। एक ये ऊपर वाला आयताकार संरचना दिख रहा होगा, एक इसके पीछे में जो आयताकार संरचना दिख रहा होगा, एक ये नीचे में आयताकार संरचना दिख रहा होगा। तो ये 3 सतह एक प्रिज्म में होता है, 3 आयत होता है। अब त्रिभुज का बात कर लिया जाए तो एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज इधर है। तो एक प्रिज्म में हमारा 3 आयत हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक सामान्य प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जिसमें से यहाँ पे लिख देते हैं, एक सामान्य प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। 5 सतह में 3 आयत होता है और 2 त्रिभुज होता है। और जो एक अच्छा आइडल प्रिज्म होता है जो हम लोगों के पास होता है, इसमें जो त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज होता है। इसीलिए समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर, मतलब सभी कोण बराबर। इसीलिए एक सामान्य प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है ना, 60 डिग्री होना चाहिए।
अच्छा प्रिज्म जिसको हम लोग व्यवहारिक प्रिज्म कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रैक्टिकल रूम सब में करते हैं, उसका 60 डिग्री होता है। तो ये था आपका प्रिज्म से संबंधित बातें। अब हम लोगों को तो पढ़ना है प्रिज्म में अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो कोई ना कोई, अरे यार चौक लग गया होगा फेस पे, है ना। अच्छा कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो चलता है। चलिए, तो इसमें अब बोला जाएगा कि अपवर्तन संबंधित बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, रे डायग्राम आएगा, वो बताइए। तो चलिए, प्रिज्म में आपने अभी तक में 3 चीज़ समझा। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म 2 अपवर्तक सतहों के बीच यदि कोई पारदर्शी पदार्थ भर दीजिएगा, ये संरचना आपका प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म जिन 2 अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ उनके बीच का कोण कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। और एक प्रिज्म में 5 सतह होंगे, जिसमें 3 आयत 2 त्रिभुज होगा। तो अब आते हैं कि प्रिज्म में अपवर्तन होगा और प्रिज्म में क्या क्या एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रिज्म को यदि इधर घुमा दिया जाए तो एक इस तरह का संरचना दिखेगा, है ना। अब आपको ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आलेख खींचें। एक वर्णी प्रकाश का, एक वर्णी प्रकाश जिसमें 7 रंग में डिवाइड नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे एक वर्णी प्रकाश के बारे में ज़्यादा कुछ। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण गई, ठीक है। अब आप ही बताइए, किसी सतह पे टकराने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। चलिए, आपतित किरण एक सतह पे टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे आप बताइए मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? अपवर्तन का तो घटना होगा। तो जा रही थी ऐसे, मुड़ गई, ठीक है। यहाँ पे कैसे करके हम लोग 90 डिग्री पे इसका सतह के लंबवत, है ना, ये बन गया हमारा अभिलंब, ठीक है। अभिलंब के साथ बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। अब ये यहाँ से वापसी जब इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो फिर से प्रकाश किरण क्या होगी? मुड़ जाएगी। अब एक बात और ये याद रखिएगा कि किसी प्रिज्म में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो आने वाले प्रकाश किरण को आधार की ओर मुड़ती है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, आगे फ़ायदा होने वाला है। किसी प्रिज्म में आने वाले प्रकाश किरण आधार की ओर मुड़ती है, ये आधार हो गया, वो शीर्ष हो गया, आधार की ओर मुड़ती है। अब देखिए, हमारा ये था प्रकाश का, रियल में प्रकाश किरण जा किधर रही थी? इधर जा रही थी, मुड़ गई इधर। यदि इस लाइन को भी हम लोग पीछे करें थोड़ा सा, तो इतना बेंड हमारा त्रिभुज हुआ है, ये किरण इतना बेंड हुआ, इतना मुड़ा है, इसी को हम लोग विचलन कोण कहेंगे, जिसको हम लोग वो जो लिखे हैं डेल सिंबल है, वो डेल का, डेल्टा से सूचित करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाए हैं, इसके बीच में थोड़ा इसको बड़ा कर लें तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये रहा त्रिभुज, ठीक है, समझाना भी आसान रहेगा। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये मुड़ गई इधर, मुड़ने के बाद इधर निकल गई। रे का थोड़ा सा डायरेक्शन बताते हैं। अब ये जो इस तरह से इसको बैक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म, सॉरी विचलन कोण कहेंगे। और यहाँ पे जो रहेगा इसको प्रिज्म कोण कहेंगे। अभी प्रिज्म कोण निकालने का भी फॉर्मूला बताते हैं कि सामान्य प्रिज्म में तो सर पता है कि 60 डिग्री होगा। यदि ऐसा कोई प्रिज्म हो कि जैसे तैसे बन गया हो, उसका कैसे निकालेंगे प्रिज्म कोण? वो बनाने का भी फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो किरण होगा, इसको हम लोग कोण जो होगा उसको कोण आई कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपतन कोण। अच्छा, और अभिलंब, और देखिए इसको कहेंगे आपतित किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ बने कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे, आर कहेंगे। और ये जो निकल गया, देखिएगा, एक माध्यम, प्रकाश एक माध्यम में था, दूसरे माध्यम में आया, दूसरे माध्यम से फिर उसी माध्यम में जाएगा ना, इस किरण को हम लोग कहेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, निर्गत किरण भी तो अपने सतह पे एक अभिलंब बनाएगी, ध्यान से देखिएगा, है ना। निर्गत किरण भी तो अभिलंब, यदि हम इधर से सोचें प्रकाश किरण इधर से गया है तो ये भी तो अभिलंब बनेगा। तो यदि इसको हम निर्गत किरण को आई डैश कहते हैं, निर्गत कोण को आई डैश कहते हैं, आई डैश कहते हैं, तो इसका भी तो अपवर्तन कोण बना होगा ना, इसको आर डैश कहते हैं। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा नाम दे देते हैं, ये तो ए हो ही गया, इसको नाम देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं पी, इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्यू, इस बिंदु का नाम दे देते हैं इस यहाँ का आर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ निकालना है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा नाम बताता हूँ। इधर ए हो गया ना, यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, ओ दे देता हूँ। ओ पी जो है, ओ पी है आपतित किरण, ध्यान से देखिए, ओ से पी आपतित किरण। पी क्यू जो है, पी क्यू, हमारा पी क्यू क्या है? अभिलंब है। पी से लेके आर, कैपिटल आर, पी से आर क्या है हमारा? अपवर्तित किरण है। आर से लेकर के एस नहीं दिया ना, आर से लेकर के एस जो है हमारा, ये निर्गत किरण है। ध्यान से देखिएगा, कौन आई आपतन कौन है, कौन आर अपवर्तन कौन है। इधर से आई डैश निर्गत कौन है, आर डैश उसका अपवर्तन कौन है। ध्यान से अब देखिएगा, हमको ये विचलन कोण निकालना है।
तो अब हमारा हेडिंग आएगा प्रिज्म का विचलन कोण। इससे ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी 1-2 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि विचलन कोण का मान कितना होगा, आपतित कोण और निर्गत कोण का मान इतना है, या वगैरह वगैरह देखेंगे अभी। तो हमारा विचलन कोण का डेरिवेशन करने के लिए आपको अब देखिए कुछ काम करना पड़ेगा। आपको ये एक चतुर्भुज दिख रहा है क्या, APQR, देखिए तो APQR दिख रहा है ना। तो हम लोग लेंगे चतुर्भुज APQR में, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, समझने में अच्छा लगेगा आपको भी। अब देखिए तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, सर बचपन में तो पढ़ाया गया था 360 होता है, तो अभी भी वही होता होगा। चलिए वही होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो कोण A है, प्लस यहाँ पे क्या है, ये वाला कोण हम लोगों ने P लिखा है, प्लस यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लोगों ने Q लिखा है, प्लस में ये कोण क्या है, इस कोण को हम लोगों ने R बोला है। तो बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। ये तो बचपन में ही जानते थे हम लोग, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आप ही बताइए, ये तो अभिलंब है ना, तो अभिलंब किसी भी सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम जिस तरह से ये 90 होगा उसी तरह से ये टोटल 90 नहीं हो जाएगा, यानी P और R तो 90 हो जाएगा। तो बस वैल्यू लिख देते हैं कि कोण A प्लस P का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस Q का मान तो Q ही रहेगा, क्या Q हमको पता नहीं है, और कोण R का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर, कोण तो लिखना जरूरी नहीं था, खैर रहने दीजिए, 360 डिग्री। 90 कितना हो जाएगा, 180, यानी कोण A प्लस कोण Q प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर कितना, 360 हो जाएगा। 180 को उधर भजा दीजिए, तो कोण A प्लस कोण Q बराबर हमारा 360 में से 180 घट जाएगा, तो 180 डिग्री बचेगा। कोण A प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री आ गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक देखिए तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, इस बिंदु को P से लिया जाए तो P, ये P यहाँ पे इस कोण के लिए भी दिख सकते हैं, इस बिंदु के लिए भी दिख सकते हैं। ये बिंदु P Q R, यहाँ पे एक त्रिभुज नहीं दिख रहा है, PQR त्रिभुज दिख रहा है ना। तो हम लोग फिर से लेंगे इसको, अभी समीकरण 1 रहने दीजिए, इसको यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, अभी रहने दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज PQR में आप देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो कह सकते हैं R प्लस R डैश प्लस Q बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण R है, ये कोण R डैश है, ये कोण Q है। तो लिख सकते हैं कोण R प्लस कोण R डैश प्लस कोण Q बराबर कितना, 180 डिग्री। अच्छा, तो अब हम लोग को और कुछ पता है क्या, कुछ तो पता नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये भी दोनों वैल्यू 180 के बराबर में है, ये भी वैल्यू 180 के बराबर में है, और दोनों फोटो एक ही से मिल रहा है। जब एक ही चीज़ से हमको दो वैल्यू मिलने लगता है, एक ही सिस्टम से दो समीकरण मिलता है, दोनों समीकरण को हम LHS RHS के आधार पे बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों के RHS में 180 है, तो क्या LHS बराबर नहीं कर सकते हैं, तो इसका नाम समीकरण 2 देते हैं, और समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करते हैं तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना बराबर उतना हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिए तो A प्लस Q बराबर इतना। तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R प्लस कोण R डैश प्लस कोण Q। अब देखिए Q से Q तो कट जाएगा, दोनों साइड में है, प्लस प्लस में है। अब बचा क्या, कोण A बराबर हमारा बचा कोण R प्लस कोण R डैश। पहला बात तो हमारा निकल गया। यदि आपको अपवर्तन कोण का मान और निर्गत अपवर्तन कोण का मान पता है तो आप एंगल प्रिज्म का निकाल सकते हैं। ए मतलब प्रिज्म कोण, ए मतलब यहाँ देखिए मैंने लिखा ए माने प्रिज्म कोण, यहाँ पे इसको हम लोग ए से सूचित कर रहे हैं वर्तमान समय के लिए। ये तो हो गया, लेकिन सर आप तो विचलन कोण निकाल रहे थे, ये क्या निकाल दिया आपने, इससे क्या फ़ायदा हुआ आपका, कोई फ़ायदा नहीं। तो थोड़ा सा आगे और देखें, उसका फ़ायदा तो होता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें तो ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ये टोटल का टोटल इधर आई है, तो इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ये आई है तो क्या ये टोटल आई नहीं होगा, आप ही बताइए, शीर्षाभिमुख कौन से, इधर जितना उधर ही उतना। तो ये आई है, ये टोटल आई है, इतना आर हो गया, तो बचा कितना, आई माइनस आर। बोलिए सर ये तो नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए, इधर 90 होता टोटल, इधर 30 होता, तो वो कितना बचता,
60, क्योंकि इधर 90 है तो ये टोटल 90 होगा, इधर 90 है ये टोटल 90 होगा, ये यदि 30 हो गया तो बचा होगा 60, तो 60 कैसे निकाला आपने, 90 में इसको घटा दिया, है ना। तो बस यही करना है, हमारे पास ये वाला जो एंगल बचा हुआ, ये वाला, ये कितना बचा हुआ है, I माइनस आर, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा क्यों लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ I माइनस आर यहाँ के लिए। अच्छा, सेम उसी तरह से ये आई डैश है, तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल जो बचा होगा हमारा कितना बचा होगा, ये आई डैश है तो यहाँ बचा होगा आई डैश माइनस आर डैश, इसके लिए लिख सकते हैं आई डैश माइनस आर डैश। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कॉपी वाला, जैसे मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, दूसरे पार्ट का इसी में होगा PDF, ठीक है। तो ये वाला कौन हमारा हो गया आई माइनस आर डैश, यहाँ वाला हो गया आई डैश माइनस आर डैश, कोई तकलीफ तो नहीं होगा। अब फिर से चलते हैं त्रिभुज के एक प्रॉपर्टी पे। सर कितना प्रॉपर्टी लाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस बिंदु को नाम हम दे देते हैं x कुछ समय के लिए, ये वाला जो मिला हुआ, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा शायद, एक और त्रिभुज, ठीक है। बचपन में आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, त्रिभुज में बाह्य कोण का जो मान होता है विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होता है। सर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ, पिछले चैप्टर में हालांकि समझाया था। यदि ये त्रिभुज है ना, तो ये वाला जो कोण होगा ना, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यदि ये x है, ये y है, तो ये x प्लस y होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए, तो इस फोटो को मैं थोड़ा और क्लियर बना दूं तो कुछ इस तरीके से फोटो है, ये हमारा डेल है ना, ये हमारा i माइनस आई डैश क्या है, i माइनस आर है, और ये वाला जो है i डैश माइनस आर डैश है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विचलन कोण बराबर इतना प्लस इतना, लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे त्रिभुज किस में, इसका नाम x दें, एक्स पी, यहाँ पे देखिए एक्स पी और आर में, है ना, त्रिभुज एक्स पी आर में। बोले सर बहुत भयंकर सा चीज़ ला दिए, भाई कुछ नहीं है, आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो बस फॉर्मूला याद रखना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ओलंपियाड का भी मैं तैयारी साथ साथ कराता हूँ, तो ये सब क्वेश्चन उसमें जरूर पूछता है, और आपके सिलेबस में बस छोटा सा लिख के छोड़ दिया आपके बुक में तो लेंस फार्मूला भी लिख के छोड़ दिया, तो टीचर वो प्रूफ कराते हैं, ये प्रूफ नहीं कराते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परेशान वाला चीज़ है। कुछ परेशान नहीं है, बस देख लीजिए हल्का चीज़ है, एक बार तो 360 के बराबर की, एक बार 80 के बराबर की। अब क्या हो रहा है, तो हमारा इस त्रिभुज में कह सकते हैं बाह्य कोण विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होगा, यानी ये जो डेल होगा ये बराबर होगा आई माइनस आर माइनस होगा प्लस होगा, ये जो बाह्य कोण का मान होता है विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होता है, तो आई माइनस आर, और यहाँ हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए जोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो डेल बराबर प्लस वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश प्लस में आर, अब यहाँ तो चूंकि माइनस में हमारा, तो लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश को अलग से माइनस में कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों से, अलग अलग क्या लिखे देखिए, माइनस आर तो हो जाएगा माइनस आर प्लस आर, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस बाहर आ गया, तो अंदर वाले को प्लस कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो आर प्लस आर डैश का मान ए है क्या, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, ये 10th का दिक्कत या मेरा दिक्कत नहीं, ये आपका दिक्कत है कि आपने 6ठे से 7वें से सही से पढ़ा नहीं था। अब यहाँ पे कुछ किया नहीं मैंने, आई को एक साथ लिख दिया, आर को एक साथ कर दिया, आई प्लस में था एक साथ किया, ये माइनस में था, तो माइनस आर और माइनस आर डैश होना चाहिए था, माइनस कॉमन निकालिए तो आर डैश हो गया। सर क्यों कॉमन निकालिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आया हुआ है, तो क्या हम लिख सकते हैं डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश किसके बराबर में है, एंगल ए के बराबर में है। तो आपको अब बोला जाएगा एक सामान्य प्रिज्म में, ध्यान से सुनिएगा, एक सामान्य प्रिज्म मतलब प्रिज्म कौन सा 8 डिग्री, अपने आप सोच लेना है। एक सामान्य प्रिज्म में यदि आपतन कोण का मान इतना है, निर्गत कोण का मान कितना है, निर्गत कोण का मान इतना है, तो विचलन कोण का मान कितना है नहीं निकाल लीजिएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर भी देखिए खट से आप समझ में आएगा। आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आया तो आप 2 चीज़ जरूर याद रखना कि ये जो हमारा प्रिज्म कोण होता है इतना होता है, और विचलन कोण इतना होता है, ठीक है। हालांकि मैंने पूरा समझाने का कोशिश किया, इसीलिए ये टीचर छोड़ देते हैं, तो वो टीचर अच्छे लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो हल्का हल्का बता रहे हैं, पसीना से बुरा हाल हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार लिख लें, है ना। तो चलिए आगे आपके लिए एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी, सर कैसे इस पे सवाल रहता है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अभी जस्ट फॉर्मूला निकाला कि विचलन कोण बराबर आई प्लस आई डैश, यानी आपतन कोण प्लस निर्गत कोण माइनस ए, है ना, माइनस ए। अब कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सामान्य प्रिज्म बोलते ही एंगल ए बराबर कितना लिख देंगे हम लोग 60 डिग्री, ठीक है। किसी सामान्य प्रिज्म में यदि प्रकाश
प्रकाश के आपतन एवं निर्गत कोण का मान 45 है। यानी ये जो आई है हमारा ये भी 45 डिग्री है और यहाँ पे ये जो निर्गत कोण है ये वाला आई डैश ये भी कितना है 45 डिग्री है। तो लिख लेते हैं आई बराबर 45 डिग्री, आई डैश बराबर भी 45 डिग्री। तो कह रहा है विचलन कोण क्या होगा, डी क्या होगा, डेल क्या होगा, तो ये होता है आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। आई का मान कितना है 45, आई डैश का भी मान 45 कितना हो जाएगा 90 माइनस ए का मान है 60, तो 90 में से 60 गया कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से बताइए कितना आसानी से आप एंगल निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये बताया ही नहीं जाता है आपकी बुक में, जबकि वर्णन है एकदम क्लियरली विचलन कोण का वर्णन है, क्योंकि विचलन कोण जरूरी है आपके लिए यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं लेंस पर, ठीक है ना। अब अगले चैप्टर में, अगला जो चैप्टर आएगा प्रिज्म को फिर से लाएंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे श्वेत प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं। एक ही रंग का लाइट है, इसमें बहुत सारा कलर में यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं हुआ, उसको हिंदी में विक्षेपण नहीं हुआ, नहीं तो 7 रंग में निकलता, अलग अलग एंगल आता, उसको देखेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वर्णीय प्रकाश में। चलिए यहाँ तक तो हमारा ख़त्म हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग निकालिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ, इस 45 के जगह पे 60 डिग्री है, तो बताना है आपको कि कितना होगा विचलन कोण, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे देखिए थोड़ा सा नाराज़गी तो बनता है, आपको इतना खतरनाक सा चीज़ बता रहे हैं लेकिन आप शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, और 2 वीडियो नहीं आता है, बोलते सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो भाई मैं भी थक जाता हूँ, वीडियो बना के थक जाओ, वीडियो पे बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को ज़रूरी नहीं, 1-2 बच्चों को ज़रूरी है, तो वो परेशान करते हैं सर वीडियो। आप बोलते हैं सर इतने बच्चे हैं उतने बच्चे हैं, देख रहे हैं लाइव लेने वाले हैं कुछ ही दिन से, फिर देखते हैं आप लोग कितने बच्चे हैं, है ना। और फिर कम देखा ना मैंने तो देखना, आप लोगों के लिए बहुत पैसा लगा दिया मैंने। सर कहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, दिखेगा कुछ ही दिन में दिखने वाला है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक है आज का हमारा, उसका नाम है ताल। बोले सर ताल क्या होता है, ताल से ताल मिला वाला ताल क्या। बच्चों ताल को आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग तो ठहरे शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग, और शुद्ध हिंदी में तो ताल को हम लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि आप लोग इंग्लिश को हिंदी समझ बैठे हैं। यहाँ पे देखिए ताल का हिंदी होता है लेंस। क्या बात है सर, मजाक कर दिया आपने, आज तो बोलेंगे आज के बाद अरे तुम्हारे चश्मा का ताल बिगड़ गया है तुम्हारे आँख का ताल का हाल ख़राब हो गया है। ताल मतलब लेंस होता है। अब देखिए लेंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेंस देखेंगे, लेंस में पिक्चर का क्रिएशन देखेंगे, लेंस में बहुत सारा पॉइंट्स देखेंगे जैसे दर्पण में देखा था। तो लेंस होता क्या है, हालांकि ताल का कोई ज़रूरी है नहीं, पूछता है नहीं, मैंने बस ऐसे मजाक में बता दिया। हिंदी होता है उसका, मैं भी पढ़ा था, दंग रह गया था, हालांकि टीचर तो नहीं बताए थे मुझे भी। चलिए आगे आते हैं कि लेंस कहेंगे किसको, ताल कहेंगे किसको। फिर से वही बात जैसे प्रिज्म में था ना कि 2 अपवर्तक सतहों के बीच यदि कोई पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ है तो उसको हम लोग प्रिज्म कह सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा कि 2 अपवर्तक सतह होगा, 2 अपवर्तक सतह होगा, और सतह के बीच में क्या भरा होगा, बीच में होगा पारदर्शी पदार्थ। पार दे के सुनना देते समझिए, पारदर्शी पदार्थ होगा, तो ये हमारा लेंस कहलाएगा। लेंस हमारे सिलेबस में 2 टाइप का दिया हुआ है। एक है हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। सर ये तो हम लोगों ने दर्पण में भी पढ़ा था, तो जिस तरह से दर्पण में पढ़ा था ना, सेम टू सेम वही सब चीज़ लेंस में भी आने वाला है। चलिए तो अब हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस को बारी बारी से समझेंगे। देखिए अपवर्तक सतह समझ रहे हैं ना, जिस सतह में अपवर्तन होता है, जहाँ पे प्रकाश आपतित होती है और मुड़ती है, जिस सतह पे, उसको अपवर्तक सतह कहते हैं। यदि किसी लेंस का मतलब इस सिस्टम का 2 अपवर्तक सतह और बीच में पारदर्शी पदार्थ भरा हो, दोनों अपवर्तक सतह, यदि दोनों में से कोई एक भी सतह उभरा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपवर्तक सतह यदि उभरा हुआ कोई सा भी, एक भी, हालांकि 2 अपवर्तक सतह होगा एक लेंस में, एक इधर से लिखा है ना 2 अपवर्तक सतह, तो एक अपवर्तक सतह भी यदि उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, तो इसको उत्तल लेंस कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे इसको। जैसे क्या, इसका सामान्य पिक्चर देखिए आप लोग इस तरह से बनाइएगा, इधर भी उभरा हुआ उधर भी उभरा हुआ, हालांकि इसका टाइप्स देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे आप लोग। दूसरा अवतल लेंस किसको कहेंगे, जिसका दोनों या एक भी अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो, जैसे ये वाला, ये अपवर्तक सतह धंसा हुआ है, ये वाला भी,
तो वैसा लेंस, ध्यान सुनिएगा, हाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या लेंस बनाने में हम लोग किस किस पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो लेंस बनाने में आप देख लीजिएगा, कोई भी पारदर्शी पदार्थ होगा ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका प्लास्टिक हो जाए, पानी हो जाए, कांच हो जाए, ठीक है, बर्फ़ हो जाए। लेकिन बोलेगा क्या मिट्टी, लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो पारदर्शी पदार्थ ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस जो होता है इसको हम लोग 2-3 टाइप का अपने हिसाब से बांट दिए हैं, हालांकि कोई जिक्र विक्र है नहीं उसका, तो देख लेते हैं हम लोग भी। इसको हम लोग 3 टाइप में बांटे हुए हैं। पहला को हम लोग कहते हैं सम उत्तल लेंस, है ना, या उसको समोत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। या पहले दिखाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस है। उभय उत्तल मतलब होता है दोनों साइड उठा हुआ, जैसे ये हुआ, एक इधर भी उठा हुआ है और दूसरा अपवर्तक सतह भी उठा हुआ है। तो वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसको उभय उत्तल, उभय मतलब दोनों साइड, उभय उत्तल समझ गए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, उभय उत्तल के लिए यूज किया जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसको दूसरे जगह पे सम उत्तल भी लिखेगा तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, समान उत्तल। इसका मतलब क्या है, अभी आगे चल के बताएंगे लेंस का वक्रता त्रिज्या। तो लेंस देखिए, इधर ये जो इस साइड ये सतह बना हुआ है ना कहीं इस गोले से बना हुआ है, और ये सतह इस गोले से बना हुआ है। इस गोले का त्रिज्या और इस गोले का त्रिज्या बराबर होता है इसमें। अभी आगे चल के समझाते हैं तो वो वहाँ पे इस चीज़ को मैं मेंशन कर दूंगा फिर से। ये हुआ आपका समउत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस, ठीक है। आगे आता है दूसरे नंबर पे, उसका नाम है क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस। तो उसको हम लोग कहते हैं समतलोत्तल, एक साइड समतल एक साइड उत्तल, है ना। समतल उत्तल लेंस, उत्तल लिखना था, समतल उत्तल लेंस, या इसको समतलोत्तल एक साथ पढ़ा जाता है। कैसा होगा, एक साइड होगा इसका समतल, एक साइड होगा उत्तल, तो ऐसे लेंस को समतल उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें एक साइड का त्रिज्या पता होता है, दूसरे साइड का त्रिज्या अनंत होता है, क्योंकि समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। तीसरा आएगा अवतल उत्तल लेंस, जिसको अवतलोत्तल कहेंगे। तीसरा नंबर क्या आएगा, अवतलोत्तल, यानी अवतल और उत्तल, एक साइड उत्तल होगा एक साइड अवतल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक साइड अवतल होगा तो अवतल मतलब धंसा हुआ, एक साइड उत्तल होगा। इसके लिए देखिए, इधर से प्रकाश किरण जाने का कल्पना कर रहे हैं ना, तो उत्तल कैसे होगा, इस साइड से ऐसा होगा, तो ऐसा चांद ऐसा दिखेगा ना, इसको समझ जाइए क्या है, अवतलोत्तल लेंस है। मतलब इसका एक साइड अवतल है, एक साइड देखिए, एक साइड धंसा हुआ है, एक साइड उभरा हुआ है, ठीक है ना। एक साइड यहाँ से, यदि यहाँ से कोई आदमी देख रहा है इसको, तो इसको क्या दिखेगा, ये सतह उभरा हुआ है और ये सतह इसके लिए धंसा हुआ है, ठीक है ना। तो अवतलोत्तल लेंस हो गया, इसका एक सतह धंसा हुआ होगा, एक साइड उभरा हुआ होगा, एक साइड अवतल होगा, एक साइड उत्तल होगा। सेम टू सेम तीनों का यही रूप इसमें भी है। एक होता है सम, यहाँ जैसे लिखे उभय अवतल उत्तल, तो वहाँ हो जाएगा उभय उत्तल, तो ये हो गया उभय उत्तल का एग्जाम्पल, उभय उत्तल, अभय लिखा, उभय उत्तल, है ना, उभय उत्तल हो गया। दूसरा होगा समतल उत्तल, एक साइड समतल होगा, दूसरे साइड उत्तल होगा, सॉरी अवतल होगा, समतल अवतल, सो लगातार बोला समतल अवतल, है ना। अगला होता है, या इसको समावतल, समावतल कहते हैं, समावतल, हाँ समतल अवतल, ठीक है। अगला होता है इसी तरह से उत्तल अवतल, एक साइड उत्तल होगा और दूसरे साइड अवतल होगा, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा बना होगा। तो तीनों लेंस का टाइप हो गया। टाइप से कोई मतलब भी आपको नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है, उत्तल लेंस होगा जिसका दोनों साइड उभरा हुआ होगा, अवतल लेंस होगा जिसका दोनों साइड धंसा हुआ होगा। हालांकि ये सब ऐसे टाइप दे दिया, कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। तो हम लोग उत्तल अवतल लेंस को शायद आप समझ रहे हैं, जिसका दोनों साइड उभरा हुआ होगा उत्तल लेंस कहेंगे, जिसका दोनों साइड धंसा हुआ रहेगा अवतल लेंस कहेंगे। तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अब इसके हर चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए, कि कैसे कैसे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे और कैसे इमेज क्रिएशन होगा। चलिए अब आ गया हमारा एलिमेंट्स ऑफ लेंस, यानी लेंस के अवयव की किन किन चीज़ों को लेंस में पढ़ना होगा। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था ना, फोकस, द्वारक, ये सब, वो सब यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो एक लेंस होता है ना, या अवतल बनाइए या उत्तल बनाइए, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। तो लेंस जो बना होता है ना, एक उसमें होता था खोखला कांच, इसमें खोखला नहीं, बीच में पदार्थ भरा हुआ रहेगा। तो सोचिए एक बड़ा सा गोला है, ये एक बड़ा सा इस तरह का गोला था, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे करके काट लिया है, और ये जो देखा जाए कुछ इस तरह से गोले का एक हिस्सा होगा। तो ये जो लेंस होता है ना, इसी तरह से दो खोखले गोले का, खोखले गोले ने भरे हुए गोले का हिस्सा होता है, ठीक
ठीक है ना। तो लेंस जिस गोले का हिस्सा होता है ना, उस गोले के केंद्र को लेंस का हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। इसका C1 हो जाएगा। इधर के लिए देखिएगा तो इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको C2 बोल दीजिए। सेम टू सेम अवतल में भी होता है, ये इसका कहीं ना कहीं हिस्सा रहा होगा, ये इसका हिस्सा रहा होगा, इसका भी यहाँ पे हो जाएगा C1, इसका भी यहाँ पे हो जाएगा C2। अपने हिसाब से देख लीजिए C1 C2 किसको कहना है। तो लेंस जिस गोले का हिस्सा है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, पहला बात समझ लिया आप लोगों ने। दूसरा होता है लेंस का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से पहले आप प्रधान अक्ष समझिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। यहाँ ध्यान देखिए, ये एक लेंस है, इसका यहाँ पे C1 आया, यहाँ पे C2 आया, तो यहाँ से लेंस के बीचों बीच निकलने वाला वह रेखा जो दोनों तरफ के वक्रता त्रिज्याओं को मिलाता है, इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। ये काल्पनिक रेखा होता है, एक्चुअल में लेंस में कहीं ये दिख विख नहीं रहा होता है, मान्यता होता है, ऐसा एक लाइन है जिसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। पहला हो गया वक्रता केंद्र, किसको, लेंस जिस गोले का हिस्सा उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। प्रधान अक्ष किसको कहेंगे, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को, या रेखा, काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। दो चीज हो गया। अब आता है तीसरा, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र किसको कहेंगे, लेंस है ना, लेंस का जो प्रधान अक्ष है दोनों C1 C2 से मिलने के लिए जिस बिंदु से गुजरता है ना, उस बिंदु को हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी लेंस के बीचों बीच का वह बिंदु जिससे क्या निकले, प्रधान अक्ष निकले, उसको प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। लेंस के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जहां से प्रधान अक्ष गुजरे उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। और प्रकाशीय केंद्र का एक खूबी होता है, इसमें आने वाली प्रकाश किरण ना सीधा निकल जाती है बिना अपवर्तन के। बोले सर ये कैसे संभव है, पिछले चैप्टर में जैसे आप देखते थे प्रकाश परावर्तन में यदि 90 डिग्री पे लाइट आता था ना तो बिना रिफ्लेक्ट हो जाता था, मतलब कि जहाँ से आया था उधर ही चला जाता था। वही केस होता है यहाँ किसके साथ, तो हमारे प्रकाशीय केंद्र के साथ। ये प्रकाशीय केंद्र का खूबी याद रखिए। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए प्रकाशीय केंद्र, सोचा लेंस का एक पतला सा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा लिए हैं, तो चौड़ाई जितना कम अपवर्तन उतना कम। पिछले दिन आप जाके देखिएगा, चौड़ाई जितना कम था ना, पार्श्व विस्थापन उतना कम होता है। पार्श्व विस्थापन यानी वो दूरी एक्चुअल और बाद वाले में। तो यहाँ पे छोटा बहुत पतला सा ये जो केंद्र होता है एकदम बीच में होता है, उसके लिए पतला सा ब्लेड सा काट के निकाला जाए, उसमें ऐसे प्रकाश निकल जाएगा साफ सीधा। इसीलिए माना जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, प्रकाशीय केंद्र, इससे निकलने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है बिना अपवर्तन के, है ना। मतलब अपवर्तन मतलब झुकना, बिना झुके हुए निकल जाती है सीधा। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब अगला आता है हमारा मुख्य फोकस। ये इंपॉर्टेंट है इसका, मुख्य फोकस। अब देखिए, चूंकि दर्पण में तो हमारा दर्पण तो एक ही साइड का C होता था, इसमें तो दो C आ गया, 2C आया तो 2F भी आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है, मैंने पहले बोला था, इस वीडियो को मैं अलग तरीके से बताऊंगा, पहले बता दूंगा, नोट्स आपको बाद में दे दूंगा। यहाँ पे आप समझने पे बस जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सीखने आए हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा बुक वगैरह है। ये लेंस है ना, तो देखिए ये प्रधान अक्ष इसका हो गया। यदि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी ना, जिस बिंदु पे मुड़ेगी ना, उस बिंदु को ही हम लोग इसका फोकस कहेंगे। अब यदि प्रकाश किरण इधर से जा रही थी तो फोकस उधर हुआ, यदि प्रकाश किरण इधर से आ रही, गड़बड़ कर दी, इधर से आ रही होती तो ये यहाँ पे आके कहीं मिलती तो फोकस इधर आ जाता। इसीलिए याद रखिएगा लेंस में दो फोकस होता है। तो फोकस कहेंगे किसको, कि जब लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो जिस बिंदु पे कटती है उस बिंदु को ही लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे, चाहे अवतल में हो या उत्तल में। अवतल में कुछ अलग सा होता है, ये अवतल लेंस है, ऐसे आया प्रकाश किरण ऐसे। अब देखिए सर ये नीचे क्यों झुकी, देखिए लेंस ऐसा है ना, लेंस को यहाँ छोटा सा टुकड़ा काटे प्रिज्म की तरह बनेगा। मैंने क्या बताया था, प्रिज्म में आने वाली प्रकाश किरण आधार की ओर मुड़ जाती है, तो बस जा रहा था ऐसे आधार की ओर मुड़ गई। अब यहाँ भी देखिए इसका आधार तो पीछे चला गया, ये ऐसा मुड़ जाएगा, ये आने पर ऐसा मुड़ जाएगा। इसको पीछे ऐसे ऐसे करके लाइएगा ना, तो जिस बिंदु पर कटेगा तो नहीं, कटता हुआ प्रतीत होगा, इसको फोकस कहेंगे। या उल्टा करिए कि यदि उधर से प्रकाश किरण आ रहा होता तो फोकस यहाँ पे बनता। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो फोकस क्या होता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो लेंस में जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। एक लेंस में दो फोकस होता है, ठीक है। आपका फोकस भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोकस है, इसका C तो यहाँ पे है, C तो यहाँ पे है और फोकस उसका आधा होता है।
तो याद रखिएगा इसको वक्रता केंद्र को यहाँ पे हम लोग C से नहीं लिखते हैं, 2F से लिखते हैं। क्योंकि याद करिए पिछले दिन भी हम लोगों ने पढ़ा था R बराबर क्या होता था, 2F होता था नहीं होता था पिछले चैप्टर में। R क्या था, वक्रता केंद्र से ही ना दूरी दर्पण का। तो यहाँ पे ये देखिए इस सतह का यदि केंद्र से दूरी मानिए तो ये तो R हुआ, तो R को हम लोग 2F कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे C को हम लोग 2F से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे C नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे 2F लिख दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि F के दुगने दूरी पे 2F रहेगा, इधर भी 2F होगा और इस साइड यदि हमारा कहाँ यहाँ फोकस है तो इसके दुगने साइड दूरी पे क्या होगा, 2F होगा। समझ गए। चलिए थोड़ा सा और बिंदु को समझते हैं। ये रहा हमारा एक लेंस में लेंस जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का जो व्यास होगा ना, यही लेंस का कहलाएगा द्वारक। मतलब मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस ये देख सकता है। द्वारक मतलब क्या, वो काल्पनिक सतह जो लेंस के अपवर्तक सतह को पूर्ण रूपेण ढक दे, मतलब जहाँ तक से अपवर्तन हो सके, तो ये क्या कहलाएगा, लेंस का द्वारक कहलाएगा। द्वारक किसको कहेंगे, लेंस जिस खोखले आ जाता है बार बार यार, लेंस जिस गोले का हिस्सा है ना उस गोले के व्यास को क्या कहेंगे, गोले के व्यास को हम लोग कहेंगे लेंस का द्वारक कहेंगे। लेंस में 2 द्वारक होगा, एक इधर का द्वारक होगा, ये गोला का बात करिए तो इधर भी द्वारक होगा, ठीक है ना। तो लेंस में 2 द्वारक होगा। आपका चारों चीज़ क्लियर हो गया, वक्रता केंद्र, प्रधानक, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य फोकस और द्वारक। चलिए अब समझते हैं कि लेंस में क्या नियम कानून भी है। जैसे दर्पण में था कि देखिए भैया ध्रुव पे आएगा तो ध्रुवे से लौट जाएगा, समांतर आएगा तो फोकस वे से लौटेगा। क्या इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन है? तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको मन में लग रहा होगा सर ये चीज़ जल्दी जल्दी में खींच रहे हैं। आप ही बताइए, ये सब चीज़ पुराने हमारे चैप्टर का, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था, आपसे रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ आप पहला चैप्टर पढ़ के आएँ, है ना। ये सब पुराने चैप्टर में बताया हुआ ऑलरेडी बहुत मेहनत करके, तो बेवजह का टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। हाँ, तो जो फोकस आया था ना यहाँ पे, अभी मैंने जस्ट बताया था, ये लेंस है, यहाँ पे प्रधान अक्ष है, इससे समीप यदि समांतर यदि कोई प्रकाश किरण जाएगी तो जिस बिंदु पे कटेगी वो फोकस होगी। मुख्य फोकस से लेकर के ये जो प्रकाशीय केंद्र है ना, इसको O से हम लोग डिनोट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ का दूरी होगा उसको फोकस दूरी कहें। चलिए अब हम लोग नियम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या नियम है अपवर्तन के लिए। पहला नियम है कि लेंस में जब भी प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी ना, वो कहाँ से कटेगी, फोकस से ही कटेगी। बोले सर आप हमेशा उत्तले लेंस लेके काहे बनाते हैं, अब उत्तल बनाना थोड़ा इजी रहता है, अब तल में बना देते हैं। लीजिए ये है, ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष के, ऐसे करके प्रकाश किरण आई तो इसका आधार तो ऊपर है, तो हम बताएं लेंस जो होता है छोटे छोटे प्रिज्म का एक हिस्सा होता है, ऐसा मान लीजिए। तो इधर की ओर मुड़ जाएगी, तो जहाँ पे इधर जाएगा वैसे इधर से इधर मुड़ जाएगी, जहाँ पे मुड़ेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है, यदि समांतर गई है प्रकाश किरण, प्रधान अक्ष के समांतर गई है तो फोकस पर कटेगी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि फोकस से जाए तो समांतर चली जाएगी। सिंपल सा तो नियम है। यदि फोकस से ही कोई प्रकाश किरण, जैसे यहाँ पे इसका मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, यहीं से इस पे रे आप डालिए तो ये समांतर चली जाएगी। चाहे अवतल का बात करिए उत्तल का बात करिए, उत्तल में भी उत्तल का बना लेते हैं, अवतल का बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए इसका फोकस है, यहाँ से यदि लाइट मारिएगा तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा हो गया दूसरा नियम कि यदि फोकस से जाए तो कहाँ लौटेगी, समांतर लौटेगी। बस इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। ये सब चीज़ तो वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेम यही सब रूल था कि नहीं, याद करिए आप, ठीक है ना। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो सीधा निकल जाएगा, जैसे वहाँ पे था C से जाए तो सीधा निकल जाएगा, सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। यही 3 रूल है। अब देखिए हम लोग इसमें इमेज बनाना शुरू करते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे इमेज में क्या होता है। यहाँ पे जो बताने वाले हैं अभी वाला बात, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रूल है कि कैसे कैसे पिक्चर बनेगा इसमें। उसको आप नहीं समझेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव भी जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी जाएगा, आगे समझना भी मुश्किल होगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसीलिए इसके बाद वाले टॉपिक को मैं एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ, आप समझने का कोशिश करिए, वहाँ से मिलता जुलता होगा परावर्तन वाले चैप्टर से। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोगों को इमेज का क्रिएशन देखना है। दोस्तों मेहनत करना पड़ता है, मेहनत नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको देखिए, पढ़ाई एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, सबसे मजबूत टास्क होता है पढ़ाई करना। लोग कहता है सबसे इजी काम है पढ़ लो,
भाई मजदूरी से ज़्यादा पढ़ाई खतरनाक चीज़ होता है। हाँ बस वही है, यहाँ पे आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आपके हाथ का इस्तेमाल होता है। चलिए मजदूरी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि इमेज कैसे कैसे बनेगा। इमेज तो आप लोग जानते होंगे ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सेम जो वहाँ पे डेफिनेशन था यहाँ पे भी आ जाएगा। वहाँ दर्पण हुआ करता था, यहाँ लेंस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं प्रतिबिंब भी बता देता हूँ। प्रतिबिंब यानी इमेज। लेंस में किसको इमेज कहेंगे, तो बोलेंगे जब भी प्रकाश किरण किसी बिंदु से आ रही हो और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु था, यहाँ पे लेंस है, इससे प्रकाश किरण निकली, ठीक है ना। निकलने के, या फिर ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, है ना, ऐसे करके निकली। जहाँ पे निकलने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देगी, उसी बिंदु को उसका क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। अभी देखेंगे इमेज कैसे कैसे बनेगा। अभी तो रफली मैंने बता दिया क्या होगा इमेज, कि जब भी लेंस के सामने किसी बिंदु वस्तु से कोई प्रकाश किरण आएगी, तो अपवर्तन के बाद, उस समय बोलते थे परावर्तन के बाद, यहाँ बोले अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेगी ना, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। कभी कटती है, कभी कटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर दो प्रतिबिंब, जैसे इसमें कट रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे यदि रखा हुआ है ना, तो ऐसे करके जाएगी, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे करके आएगी, तो यहाँ पे कटती हुई आपको प्रतीत हो रही है, जबकि यहाँ पे क्लियरली कट रहा है। तो यहाँ पे दो इमेज होगा। ये जो होगा ये वास्तविक इमेज बनेगा, यहाँ पे काल्पनिक इमेज बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक इमेज है तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। सॉरी, वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक इमेज सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। वास्तविक इमेज बनाएगा उत्तल लेंस और काल्पनिक इमेज बनाएगा अवतल लेंस। वहाँ पे उल्टा था, अवतल दर्पण बनाता था वास्तविक इमेज। हालांकि ये तीनों बनाएगा, मतलब दोनों बनाएगा, वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाएगा। अभी देखते हैं कैसे कैसे बनाएगा। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। चलिए इसको मिटा लिए। अब आते हैं प्रतिबिंब के बाद कि हमारा पोजीशन क्या रहेगा, कहाँ पे वस्तु रहेगा, तो लेंस में कहाँ पर पिक्चर बनेगा, ठीक है ना। आप अभी तक टिक के देख रहे हैं ना, बहुत ताजुब की बात है कि आप लोग कम से कम इतना झेल पा रहे हैं। अब चूंकि ये वीडियो है तो मुझे एक ही बार में ज़्यादा कंटेंट देना पड़ता है। लाइव क्लास रहता तो एक दिन के लिए सफिशिएंट जो होता है उतना देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है ना, हम पकड़े होंगे। चलिए तो इसको अब रहने ही देते हैं, अगले दिन हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा मेहनत आपको करना पड़ेगा। है संस्कृत में एक श्लोक है ना, नास्त्योद्यम समो बंधु, यानी परिश्रम ऐसा कोई दूसरा मित्र नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना अभी, आपको इसका परिणाम मिलेगा एक दिन। तो नास्त्योद्यम समो बंधु को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, लगे हाथ नहीं किए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।